क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविक के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों और साझा मूल्यों को लेकर के चर्चा की। क्रोएशिया के ज़ाग्रेब में प्रधानमंत्री मोदी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच ने ऐतिहासिक सिटी सेंटर का दौरा किया। ये सेंटर सांस्कृतिक गतिविधि के साथ साथ मनोरंजन और मुख्य व्यावसायिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। ये ज़ाग्रेब के बीचों बीच स्थित है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान शहर की संस्कृति और उसके ऐतिहासिक महत्व को करीब से देखा। पीएम मोदी ने ज़ाग्रेब स्थित होमलैंड वॉर मेमोरियल का दौरा किया। उन्होंने वहां उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1991 से 1995 तक चले आज़ादी की जंग में शहादत दी थी। इससे पहले 3 देशों की यात्रा पर अंतिम पड़ाव पर क्रोएशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर वहां के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच ने भव्य स्वागत किया था। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा है। तीन देशों की महत्वपूर्ण यात्रा के अंतिम पड़ाव में ऐतिहासिक दौरे के तहत पीएम मोदी क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब के एक होटल में पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत मोदी के नारों के साथ किया गया। इस मौके पर क्रोएशियाई नागरिकों ने पारंपरिक भारतीय संगीत और नृत्य के साथ उनकी अगवानी की, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एकता को दिखाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया में स्थानीय क्रोएशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलकर के लोग काफ़ी खुश नजर आए। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को प्रगतिशील बनाने में कारगर साबित होगी। बहुत गर्व का फीलिंग हो रही है हम लोग को। एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ क्रोएशिया में आया है, बहुत अच्छा लगा। He was so humble. He spent the time with everyone, and then it's very pleasure to meet. It will be good for Croatia also, for expanding the business and everything, to welcoming the new business in Croatia also. It will be phenomenal. Modi ji blessed me and said my name. I was so happy to see him. मुझे पहली बार मौका मिला है मिस्टर मोदी को सामने से to see him face to face, and it was a very great. It's an honor to be here on this very special event. First time Prime Minister Sir Modi has come to Croatia. We are very happy to welcome. India is so cultured, so it's so nice to see the Prime Minister of such a great country here in Croatia. It was an honor to meet him, to see him, to have a word with him. और प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा पर विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने कहा कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा है। ये यात्रा भारत क्रोएशिया साझेदारी में बढ़ती गति को दर्शाती है। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में भी इसका महत्व है। Historic visit to Croatia by Prime Minister Shri Narendra Modi. This has been the first ever visit to Croatia by an Indian Prime Minister. Prime Minister Modi arrived in Zagreb earlier today on this official visit at the invitation of the Prime Minister of Croatia, His Excellency Andrej Plenković. The visit reflects the growing momentum in India-Croatia partnership. It also has importance in the context of the India-EU strategic partnership, and it shows India's growing ties with partners in Central and Eastern Europe. विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने कहा कि दोनों नेताओं ने 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग का एक कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम और ज़ाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर पर एक समझौता ज्ञापन शामिल है। The two leaders then welcomed the signing of 4 documents. These are an MOU on cooperation in agriculture and allied sectors, a program of cooperation in science and technology, a cultural exchange program,
and an MOU on Hindi chair at University of Zagreb. विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर क्रोएशिया के समर्थन और एकजुटता के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच को धन्यवाद दिया। The delegation level talks and other occasions have discussed a very broad range of issues. As you are aware, the visit takes place against the backdrop of serious global challenges and flux. The leaders discussed regional and global issues, including ongoing conflicts and other major developments. Cooperation in counterterrorism was a prominent theme of discussions. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Plenković for Croatia's support and solidarity in the wake of the terror attacks in Pahalgam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा बहुत ही शानदार और सफल रही। इस दौरान G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कई नेताओं के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें तय किया गया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। मोदी जी खिलाड़ियों का जो हौसला अफजाई करते हैं, मेडल जीतने पे उनसे बातें करते हैं, इससे क्या गरीब किसान मजदूर का जो बेटा बेटी खेल के मेडल जीतता है तो उनका बहुत बड़ा हौसला बनता है। From ensuring financial inclusion through Jan Dhan Yojana to bringing dignity to millions through Swachh Bharat Abhiyan, from launching the world's largest health assurance scheme Ayushman Bharat to rolling out Digital India that has empowered even the remotest corners. क्या है हाउस ऑफ मैथिली? कैसे महिला सशक्तिकरण का बना है जरिया? कैसे वोकल फॉर लोकल को मिल रहा है बढ़ावा? दिखाएंगे आपको IIM बेंगलुरु की एक खास पहल। किस प्रकार हो रहा है जल का संरक्षण। बात होगी कला और विरासत को सहेजने की भी। होंगी और भी अच्छी खबरें। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। क्रोएशिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और क्रोएशिया ने आतंकवाद को बताया मानवता का दुश्मन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर क्रोएशिया द्वारा सहयोग और संवेदना जताए जाने पर दिया धन्यवाद। भारत क्रोएशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुल 4 समझौते, कृषि, संस्कृति,
साइंस एंड टेक में हुआ समझौता। प्रधानमंत्री ने कहा तीसरे कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधों को 3 गुना गति देने का फैसला। प्रधानमंत्री ने की क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 टूक। कहा भारत किसी भी सूरत में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या मध्यस्थता जैसे विषयों पर नहीं हुई बात। ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति जताया समर्थन। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया ऑपरेशन सिंधु। पहले चरण में भारतीय दूतावास ने ईरान के उत्तरी हिस्से से 110 भारतीय छात्रों को निकालकर पहुंचाया आर्मेनिया की राजधानी येरेवान। कुछ ही घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के संबंधों में इस यात्रा को एक नया अध्याय बताया। वहीं प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। हमने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो भारत और क्रोएशिया की साझेदारी को और मजबूत करेंगे और नए क्षेत्रों में मिलकर काम करने के रास्ते खोलेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता को और सुदृढ़ करने के लिए और हमारे लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। Today, India stands at the vanguard of global progress, guided by a bold and inclusive vision for development, sustainability, and technical innovation. Under your dynamic leadership, India has emerged as a strong advocate for the global South and a powerful voice on the international stage. Your successful hosting of 2023 G20 Summit, as well as the upcoming Global Artificial Intelligence Summit, which is due February next year, are shining examples of this global leadership. Croatia commends your enduring efforts to promote peace, foster cooperation, and advance human progress both within India and far beyond your borders. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रोएशिया यात्रा के दौरान जाग्रेब में सेंट मार्क स्क्वायर स्थित बैंस्की ड्वोरी में औपचारिक स्वागत किया गया। बैंस्की ड्वोरी के भ्रमण के दौरान क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस स्थल का निरीक्षण कराया जहां 7 अक्टूबर 1991 को युगोस्लाविया वायुसेना ने रॉकेट से हमला किया था। यह घटना क्रोएशिया की स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचारों का उल्लेख किया। भारत क्रोएशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन हुए, जिनमें कृषि क्षेत्र में सहयोग, संस्कृति क्षेत्र में साइंस एंड टेक के अलावा एक समझौता ज्ञापन ICCR और जाग्रेब यूनिवर्सिटी के बीच हिंदी चेयर स्थापित करने को लेकर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त बयान के दौरान कहा कि भारत और क्रोएशिया आपस में लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता और बहुवाद से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों ने रक्षा, स्पेस, फार्मा, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर उत्सुकता दिखाई। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए
कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच जॉइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। आतंकवाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता का दुश्मन बताया। भारत में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर क्रोएशिया द्वारा सहयोग और संवेदना जताए जाने पर धन्यवाद दिया। हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। वहीं प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील की। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने कहा कि दोनों देश ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। बढ़ते सहयोग को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल मध्य एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की सराहना की। We believe that Prime Minister Modi's initiative on the economic corridor between India, Middle East and Europe is an excellent opportunity. So India, European Arab Emirates, Saudi Arabia, Jordan, Israel and then European ports. This is an opportunity to connect Croatia as a Mediterranean gate to Central Europe and to connect it to India, India's economy and India's market. This year, Croatia presides over the Three Seas initiative connecting Baltic Sea, Black Sea and the Adriatic Sea. So this corridor will get even greater Central European dimension. क्रोएशिया ने आतंकवाद की निंदा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री प्लेंकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार पहल का समर्थन किया। We have also talked about Indian efforts to conclude the free trade agreement with the European Union, which Croatia supports. We believe that this negotiations will finalize as soon as possible, negotiations about free trade agreement, because that will strengthen our cooperation and it will facilitate easier trade between Croatia and India. क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरन मिलानोविक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों को साझा मूल्यों को लेकर चर्चा की।
क्रोएशिया ज़ाग्रेब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच ने ऐतिहासिक सिटी सेंटर का दौरा किया। ये सेंटर सांस्कृतिक गतिविधि के साथ साथ मनोरंजन और मुख्य व्यावसायिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। ये ज़ाग्रेब के बीचों बीच स्थित है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान शहर की संस्कृति और उसके ऐतिहासिक महत्व को करीब से देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ाग्रेब स्थित होमलैंड वॉर मेमोरियल का दौरा किया। उन्होंने वहां उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1991 से 1995 तक चले आज़ादी के जंग में शहादत दी थी। इससे पहले 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर क्रोएशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर वहां के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच ने भव्य स्वागत किया। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा है। तीन देशों की महत्वपूर्ण यात्रा के अंतिम पड़ाव में ऐतिहासिक दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब के एक होटल में पहुंचे, जहां उनका स्वागत मोदी मोदी के नारों के साथ किया गया। इस मौके पर क्रोएशियाई नागरिकों ने पारंपरिक भारतीय संगीत और नृत्य के साथ उनकी अगवानी की, जिसने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एकता को दर्शाया। स्थानीय क्रोएशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अभूतपूर्व उत्साह और स्नेह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया में स्थानीय क्रोएशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर लोग काफी खुश नजर आए। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को प्रगतिशील बनाने में कारगर साबित होगी। बहुत गर्व का महसूस फीलिंग हो रही है। हम लोग को एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ क्रोएशिया में आया है, बहुत अच्छा लगा। He was so humble. He spent the time with everyone. And then it's very pleasure to meet. It will be good for Croatia also, for expanding the business and everything, to welcoming the new business in Croatia also. It will be phenomenal. Modi ji blessed me and said my name. I was so happy to see him. मुझे पहली बार मौका मिला है मिस्टर मोदी को सामने से to see him face to face, and it was a very great. It's an honor to be here on this very special event. First time Prime Minister Sir Modi has come to Croatia. We are very happy to welcome. India is so cultured, so it's so nice to see the Prime Minister of such a great country here in Croatia. It was an honor to meet him, to see him, to have a word with him. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया यात्रा पर विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा कि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा है। ये यात्रा भारत क्रोएशिया साझेदारी में बढ़ती गति को दर्शाती है। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में भी इसका महत्व है। Historic visit to Croatia by Prime Minister Shri Narendra Modi. This has been the first ever visit to Croatia by an Indian Prime Minister. Prime Minister Modi arrived in Zagreb earlier today on this official visit at the invitation of the Prime Minister of Croatia, His Excellency Andrej Plenković. The visit reflects the growing momentum in India-Croatia partnership. It also has importance in the context of the India-EU strategic partnership, and it shows India's growing ties with partners in Central and Eastern Europe. विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा कि दोनों नेताओं ने 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग का एक कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और ज़ाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर पर एक समझौता ज्ञापन शामिल है। The two leaders then welcomed the signing of 4 documents. These are an MOU on cooperation in agriculture and allied sectors, a program of cooperation in science and technology,
a cultural exchange program, and an MOU on Hindi chair at University of Zagreb. विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर क्रोएशिया के समर्थन और एकजुटता के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच को धन्यवाद दिया। The delegation level talks and other occasions have discussed a very broad range of issues. As you're aware, the visit takes place against the backdrop of serious global challenges and flux. The leaders discussed regional and global issues, including ongoing conflicts and other major developments. Cooperation in counterterrorism was a prominent theme of discussions. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Plenković for Croatia's support and solidarity in the wake of the terror attacks in Pahalgam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा बहुत ही शानदार और सफल रही। इस दौरान G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें तय किया गया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ संबंधों को और मजबूत करेंगे। दुनिया के मौजूदा हालात में भारत की अहम भूमिका को स्वीकार करने वाला विश्व G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में दिखा। कैननिस्कस में इसके आउटरीच सत्र में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का समर्थन और उसे बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया। सुरक्षा चुनौतियों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देशों से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने की बात पर जोर दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मजबूत समर्थन देने के लिए वैश्विक समुदाय का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसने समय से पहले अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक सस्टेनेबल और ग्रीन फ्यूचर के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में टेक्नोलॉजी, एआई और एनर्जी के बीच संबंधों पर भी बात की। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत के मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी टेक्नोलॉजी को प्रभावी होने के लिए आम लोगों के जीवन में मूल्य लाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ही अलग से एक अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने आपसी बातचीत में अपने रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को भारत और कनाडा के लिए बहुत जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा, भारत कनाडा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2018 से हर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस मुलाकात से रिश्तों को फिर से बनाने के लिए जरूरी नींव रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब हम आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। It's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression,
against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. 51वें G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की, जिसमें मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम पार्डो, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए संकट की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया है। इस अभियान के पहले चरण में भारतीय दूतावास ने ईरान के उत्तरी हिस्से से 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर 17 जून को आर्मेनिया पहुंचाया। इन छात्रों को सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवान ले जाया गया, जहां भारत के ईरान और आर्मेनिया में स्थित दूतावासों की पूरी निगरानी में ये रहे। ये छात्र 18 जून को दोपहर 14:55 पर विशेष विमान से रवाना हुए और 19 जून की सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारत सरकार ने इस सफल निकासी प्रक्रिया के लिए ईरान और आर्मेनिया की सरकारों का आभार व्यक्त किया है। भारत में विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में एक 24/7 यानी कि 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया है और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन के जरिए ईरान में रह रहे भारतीयों से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान में सीज फायर कराने का क्रेडिट लेने की डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से पहली बार टेलीफोन पर बातचीत हुई। 35 मिनट की फोन कॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ कर दिया कि किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्रंप को दो टूक कह दिया कि भारत किसी भी सूरत में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और ट्रंप ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति अपना समर्थन जताया। G7 की बैठक में हिस्सा लेने गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल और ईरान जंग की वजह से अचानक ही एक दिन पहले वापस लौटना पड़ा, जिसके चलते उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी। लेकिन बाद में राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर करीब 35 मिनट की बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी सूरत में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी राष्ट्रपति ट्रंप को दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बताया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय जेडी वेंस से कहा था कि पाकिस्तान जितना बड़ा हमला करेगा, भारत उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा।
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बताया कि 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वो कनाडा से वापसी में अमेरिका रुककर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने तय किया कि वो निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत जरूरी है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय नौसेना ने बुधवार को अर्नाला युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल किया। इसमें 16 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रेणी के जहाजों को लिया गया है। इसके तटीय रक्षा क्षमताओं को इससे मजबूती मिली है। यह जहाज भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को बढ़ाएगा। अर्नाला भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जो 16 ASW SWC जहाजों की श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी खासियत है हल माउंटेड सोनार, अंडर वाटर एकॉस्टिक सिस्टम, वेरिएबल डेप्थ सोनार और टॉर्पीडो जैसे अत्याधुनिक हथियार जो उथले पानी में भी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम है। यह परियोजना भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान का प्रमाण है, जिससे न केवल नौसेना की ताकत बढ़ेगी बल्कि विदेशी निर्भरता भी घटेगी। अर्नाला का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री शक्ति और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी भूमिका को और मजबूत करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ी घोषणा की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। ये पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप, वैन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और ये देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। वार्षिक पास के चालू करने और नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI MORTH की वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। ये नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करेगी और ये पास टोल भुगतान को एक सुलभ लेन देन में बदलने में मदद करेगा, जिससे टोल पर विवाद, प्रतीक्षा और भीड़ में कमी आएगी। सरकार लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज, सुगम और बेहतर यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी, उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा। फ्रांस के एनएसए इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में फिल्म देसी ऊन ने वैश्विक स्तर पर भारत की एनिमेशन सफलता का नेतृत्व किया। एक असाधारण सफलता की कहानी के लिए मशहूर एनिमेशन फिल्म निर्माता सुरेश रियाद की फिल्म ने जूरी पुरस्कार जीतकर भारतीय एनिमेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। दरअसल क्रिएट इन इंडिया चैलेंज यानी CIC सरकार की एक ऐसी पहल जिसमें दुनिया भर के रचनाकारों को अपनी कल्पना प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। एनिमेशन के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंच पर देसी ऊन के लिए पुरस्कार जीतना निश्चित तौर पर भारत के एनिमेशन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। देसी ऊन को हाल ही में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत वेव्स अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ताज पहनाया गया। NSE सम्मान के अलावा फिल्म को क्राफ्ट लायंस श्रेणी में कांस लायंस 2025 में भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो भारत के एनिमेशन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वेव्स 2025 के तहत शुरू किया गया क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भारत की रचनात्मक प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी मंच के रूप में उभरा है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार। इन 11 साल के अंदर जो भी मैंने देखा है और आपने भी देखा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी लेवल पे हो, डिफेंस लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, हर साल, हर 3 साल, 4 साल बाद आपको एक उत्थान नजर आता है, एक प्रगति नजर आती है। आपको ये सरकार एक कर्मठ सरकार नजर आती है। ये वो सरकार नजर आती है जिसका एक विजन 5 साल का नहीं, 2047 का विजन। इंडिया ने 11 वर्षों में डिजिटाइजेशन के अंदर बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। आज की डेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई नया सेटअप करना है, बिजनेस करना है, कुछ करना है, सारी ऑनलाइन सेटअप करनी। इनकम टैक्स में इतने सुधार हुए हैं टैक्सेशन के अंदर कि सारी चीज़ें ऑनलाइन है और फेसलेस है। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, NEP 2020, स्टार्टअप इंडिया जैसी प्रभावी नीतियां मिलकर एक नया भारत का निर्माण कर रही है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, डिजिटल शक्ति से संपन्न है और विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। हिंदुस्तान की जो इमेज थी, अब आज हम लोग जब बाहर जाते हैं और फॉरेन पार्टी से बात करते हैं तो हम लोगों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग ए गुड कंट्री। जब मोदी जी की सरकार को 1 वर्ष हुआ था, मोदी जी ने UN जाकर 192 देशों का साथ लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करवा दी और तब से लेकर नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। क्रोएशिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
भारत और क्रोएशिया ने आतंकवाद को बताया मानवता का दुश्मन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर क्रोएशिया द्वारा सहयोग और संवेदना जताए जाने पर दिया धन्यवाद। भारत क्रोएशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुल 4 समझौते। कृषि, संस्कृति, साइंस एंड टेक में हुआ समझौता। प्रधानमंत्री ने कहा तीसरे कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधों को 3 गुना गति देने का फैसला। प्रधानमंत्री ने की क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 टूक। कहा भारत किसी भी सूरत में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या मध्यस्थता जैसे विषयों पर नहीं हुई बात। ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति जताया समर्थन। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया ऑपरेशन सिंधु। पहले चरण में भारतीय दूतावास ने ईरान के उत्तरी हिस्से से 110 भारतीय छात्रों को निकालकर पहुंचाया आर्मेनिया की राजधानी येरेवान। कुछ ही घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के संबंधों में इस यात्रा को एक नया अध्याय बताया। वहीं प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। क्रोएशिया में ये पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस यूरोपीय देश की यात्रा की। एयरपोर्ट पर खुद क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच अगवानी करने पहुंचे। उसके बाद सेंट मार्क स्क्वायर स्थित बेंसी ज्योरी में औपचारिक स्वागत हुआ। जागरेब की इस ऐतिहासिक और मनमोहक धरती पर जिस उत्साह, आत्मीयता और स्नेह से मेरा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। द्विपक्षीय संबंधों का ये नया अध्याय है। इस मौके पर दोनों ही देशों ने कृषि, साइंस एंड टेक, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कुल 4 समझौते किए। वहीं सेमीकंडक्टर, स्पेस, मोबिलिटी सहित कई ऐसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना भी जताई। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच ज्वाइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से मजबूत बताया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते का पूर्ण समर्थन जताया और आतंकवाद के जंग में भारत का साथ देने की बात कही। Expressed sorrow for the terrorist attack that happened in India, after which India had to react. And we also said that the global situation in terms of security is very volatile. So it is important to have the most influential actors worldwide
to give their contribution to peace, de-escalate conflict, and to respect the rule of international law. We have understood very well the Indian Prime Minister's message on fighting against terrorism. जाग्रेब स्थित होमलैंड स्मारक पर जाकर प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया के उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1991 से 1995 के बीच आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। प्रधानमंत्री ने जाग्रेब के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यावसायिक केंद्र सिटी सेंटर का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शहर की संस्कृति को समझने का बेहतर अवसर रहा। आपके शहर की संस्कृति, जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का सुंदर अनुभव हुआ। यहाँ मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ज़ोरान मिलानोविक से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात कर साझा मूल्यों और हितों पर चर्चा की। जाग्रेब से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया यात्रा पर विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा कि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा है। ये यात्रा भारत क्रोएशिया साझेदारी में बढ़ती गति को दर्शाती है। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में भी इसका महत्व है। Historic visit to Croatia by Prime Minister Shri Narendra Modi. In fact, this has been the first ever visit to Croatia by an Indian Prime Minister. Prime Minister Modi arrived in Zagreb earlier today on this official visit at the invitation of the Prime Minister of Croatia, His Excellency Andrej Plenković. The visit reflects the growing momentum in India-Croatia partnership. It also has importance in the context of the India-EU strategic partnership, and it shows India's growing ties with partners in Central and Eastern Europe. विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा कि दोनों नेताओं ने 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग का एक कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर पर एक समझौता ज्ञापन शामिल है। The two leaders then welcomed the signing of 4 documents. These are an MOU on cooperation in agriculture and allied sectors, a program of cooperation in science and technology, a cultural exchange program, and an MOU on Hindi chair at University of Zagreb. विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर क्रोएशिया के समर्थन और एकजुटता के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच को धन्यवाद दिया। The delegation level talks and other occasions have discussed a very broad range of issues. As you're aware, the visit takes place against the backdrop of serious global challenges and flux. The leaders discussed regional and global issues, including ongoing conflicts and other major developments. Cooperation in counterterrorism was a prominent theme of discussions. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Plenković for Croatia's support and solidarity in the wake of the terror attacks in Pahalgam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा बहुत ही शानदार और सफल रही। इस दौरान G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें तय किया गया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ संबंधों को और मजबूत करेंगे। दुनिया के मौजूदा हालात में भारत की अहम भूमिका को स्वीकार करने वाला विश्व G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में दिखा। कैनोनिस्कस में इसके आउटरीच सत्र में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आतंकवाद का समर्थन और उसे बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया। सुरक्षा चुनौतियों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देशों से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने की बात पर जोर दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मजबूत समर्थन देने के लिए वैश्विक समुदाय का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसने समय से पहले अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक सस्टेनेबल और ग्रीन फ्यूचर के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में टेक्नोलॉजी, एआई और एनर्जी के बीच संबंधों पर भी बात की। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत के मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी टेक्नोलॉजी को प्रभावी होने के लिए आम लोगों के जीवन में मूल्य लाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ही अलग से एक अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने आपसी बातचीत में अपने रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को भारत और कनाडा के लिए बहुत जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा, भारत कनाडा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2018 से हर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस मुलाकात से रिश्तों को फिर से बनाने के लिए जरूरी नींव रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब हम आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। It's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. 51वें G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की, जिसमें मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम पार्डो, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए संकट की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया है। इस अभियान के पहले चरण में भारतीय दूतावास ने ईरान के उत्तरी हिस्से से 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर 17 जून को आर्मेनिया पहुंचाया। इन छात्रों को सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवान ले जाया गया, जहां भारत के ईरान और आर्मेनिया में स्थित दूतावासों की पूरी निगरानी में ये रहे। ये छात्र 18 जून को दोपहर 14:55 पर विशेष विमान से रवाना हुए और 19 जून की सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारत सरकार ने इस सफल निकासी प्रक्रिया के लिए ईरान और आर्मेनिया की सरकारों का आभार व्यक्त किया है। भारत में विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में एक
24/7 यानी कि 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया है और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन के जरिए ईरान में रह रहे भारतीयों से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान में सीज फायर कराने का क्रेडिट लेने की डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से पहली बार टेलीफोन पर बातचीत हुई। 35 मिनट की फोन कॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ कर दिया कि किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्रंप को दो टूक कह दिया कि भारत किसी भी सूरत में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और ट्रंप ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति अपना समर्थन जताया। G7 की बैठक में हिस्सा लेने गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल और ईरान जंग की वजह से अचानक ही एक दिन पहले वापस लौटना पड़ा, जिसके चलते उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी। लेकिन बाद में राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर करीब 35 मिनट की बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी सूरत में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी राष्ट्रपति ट्रंप को दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बताया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय जेडी वेंस से कहा था कि पाकिस्तान जितना बड़ा हमला करेगा, भारत उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बताया कि 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वो कनाडा से वापसी में अमेरिका रुककर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने तय किया कि वो निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत जरूरी है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए।
विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय नौसेना ने बुधवार को अर्नाला युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल किया। इसमें 16 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रेणी के जहाजों को लिया गया है। इसके तटीय रक्षा क्षमताओं को इससे मजबूती मिली है। ये जहाज भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को बढ़ाएगा। अर्नाला भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जो 16 ASW SWC जहाजों की श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी खासियत है हल माउंटेड सोनार, अंडर वाटर एकॉस्टिक सिस्टम, वेरिएबल डेप्थ सोनार और टॉर्पीडो जैसे अत्याधुनिक हथियार जो उथले पानी में भी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम है। ये परियोजना भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान का प्रमाण है, जिससे न केवल नौसेना की ताकत बढ़ेगी बल्कि विदेशी निर्भरता भी घटेगी। अर्नाला का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री शक्ति और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी भूमिका को और मजबूत करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ी घोषणा की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। ये पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप, वैन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और ये देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। वार्षिक पास के चालू करने और नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI MORTH की वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। ये नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करेगी और ये पास टोल भुगतान को एक सुलभ लेन देन में बदलने में मदद करेगा, जिससे टोल पर विवाद, प्रतीक्षा और भीड़ में कमी आएगी। सरकार लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज, सुगम और बेहतर यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा। फ्रांस के एनएसए इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में फिल्म देसी ऊन ने वैश्विक स्तर पर भारत की एनिमेशन सफलता का नेतृत्व किया। एक असाधारण सफलता की कहानी के लिए मशहूर एनिमेशन फिल्म निर्माता सुरेश अरियात की फिल्म ने जूरी पुरस्कार जीतकर भारतीय एनिमेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। दरअसल क्रिएट इन इंडिया चैलेंज यानी
CIC सरकार की एक ऐसी पहल जिसमें दुनिया भर के रचनाकारों को अपनी कल्पना प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। एनिमेशन के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंच पर देसी ऊन के लिए पुरस्कार जीतना निश्चित तौर पर भारत के एनिमेशन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। देसी ऊन को हाल ही में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत वेव्स अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ताज पहनाया गया। NSE सम्मान के अलावा फिल्म को क्राफ्ट लायंस श्रेणी में कांस लायंस 2025 में भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो भारत के एनिमेशन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वेव्स 2025 के तहत शुरू किया गया क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भारत की रचनात्मक प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी मंच के रूप में उभरा है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।